हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड में जूलॉजी के सिलेबस में पेपर सेकंड में हम फिजियोलॉजी व बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। इसी पेपर में हम सेक्शन बी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने लगभग सभी जो मेन या महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका अध्ययन कर लिया। आज हम पैराथायरॉयड ग्लैंड का अध्ययन करेंगे, पैराथायरॉयड ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। पैराथायरॉयड जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यह थायरॉयड ग्रंथि के ऊपर अर्थात पैरा अबव के ऊपर स्थित छोटी मटर के दाने समान ग्रंथि होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि थायरॉयड ग्रंथि जो कि दो पालियों में विभाजित होती है, ट्रैकिया के दोनों ओर, श्वास नली के दोनों ओर। तो प्रत्येक पाली में सुपीरियर यानी कि शीर्षस्थ और इन्फीरियर या नीचे की ओर दो छोटी छोटी मटर के दानों के समान पैराथायरॉयड ग्लैंड उपस्थित होती हैं। रंग के आधार पर आप देख सकते हैं कि पीले से हल्के ब्राउन या सरसों के रंग की होती हैं। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर हम संरचना देखें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। अपेक्षाकृत छोटी आकार की चीफ सेल्स या मुख्य कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल सेल्स, जो कि आकार में छोटी होती हैं, परंतु ग्लैंड का अधिकतर भाग या ग्रंथि का अधिकतर भाग इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, अतः इन्हें मुख्य कोशिकाएं कहा जाता है। और ये मेन सिक्रेटरी या मुख्य स्रवणकारी कोशिकाएं होती हैं। दूसरी कोशिकाएं जो होती हैं अपेक्षाकृत आकार में बड़ी होती हैं, जिन्हें ऑक्सीफिल कोशिकाएं या एओसिनोफिल कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो ग्रंथि है उसका छोटे से भाग का निर्माण करती हैं और इनकी जो अपीयरेंस होती है ग्रंथि में वो वयस्क अवस्था से कुछ समय पूर्व ही होती है और इनका कार्य जो है विशिष्ट कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। अर्थात पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर हम संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई माने तो चीफ सेल्स या मुख्य कोशिकाएं होती हैं। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं? तो जो मुख्य रूप से चीफ कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं जो हार्मोन स्रावित करती हैं उसे पैराथॉर्मोन अर्थात पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाने वाला हार्मोन, जिसे पीटीएच भी कहा जाता है। और कॉलिप ने इस हार्मोन को सबसे पहले खोजा था, अतः इसके खोजकर्ता के नाम के आधार पर इसे कॉलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। अगर हम देखें कि पैराथॉर्मोन हार्मोन का कार्य क्या है तो हम कह सकते हैं कि ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का एक एनकाउंटर या एंटागोनिस्टिक प्रतिरोधी हार्मोन होता है। अर्थात मुख्य रूप से पैराथॉर्मोन का कार्य होता है ब्लड में, रुधिर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियमित बनाए रखना या इनके मध्य अनुपात या बैलेंस बनाए रखना होता है। अब ये कार्य पैराथॉर्मोन किस प्रकार करते हैं कि जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा कोलेजन का निर्माण करना, अर्थात जो एक्सेस ऑफ कैल्शियम है उसे कोलेजन फाइबर्स में जाकर डिपॉजिट करना या संग्रहित करना, अथवा जो बोन्स होती हैं और अस्थियों में ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं जो कि अस्थि कोशिकाओं को, बोन सेल्स को, ऑस्टियोसाइट्स को तोड़कर उनसे कैल्शियम व मिनरल रिलीज करने का कार्य करती हैं और ब्लड में उनको ट्रांसफ़र करती हैं, वह कार्य को इनहिबिट करना या रोकना। तो पैराथॉर्मोन के क्या कार्य हो गए? एक तो कोलेजन सिंथेसिस को रोकना, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। किस प्रकार से? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा जो कोलेजन सिंथेसिस हो रहा है उसको रोकना, यानी कि कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा को संग्रहित करने से रोकना। और दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं जो कि ऑस्टियोसाइट्स या
अस्थि कोशिकाओं को तोड़कर ब्रेकडाउन के द्वारा मिनरल व कैल्शियम को रिलीज करते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं को पीटीएच या पैराथॉर्मोन हार्मोन रोकता है, इनहिबिट करता है। अतः यह रुधिर में बोन्स से, अस्थियों से बोन्स में रुधिर के रिलीज को या स्त्रवण को या उनकी मात्रा को नियमन करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो इंटेस्टाइन से कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि करता है ताकि रुधिर में इसकी मात्रा को नियमित बनाए रखे जा सके। और जो किडनीज है या नेफ्रॉन है, किडनी की जो फंक्शनल साइट होती है जहाँ पर कि फिल्ट्रेशन का काम होता है, वहाँ पर भी क्योंकि जो कैल्शियम है उनका रिजॉर्प्शन नेफ्रॉन में रोकना और फॉस्फेट के रिजॉर्प्शन को कम करना, तो कैल्शियम और फॉस्फेट का जो अनुपात है या मात्रा है उसमें नियमित या नियमन बनाए रखने में यह कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पश्चात जो पैराथॉर्मोन है वह कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म या उपापचय को भी नियमित करता है। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लें कि पैराथॉर्मोन के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। पैराथॉर्मोन मुख्य रूप से रुधिर में कैल्शियम व फॉस्फेट की मात्रा का नियमन बनाए रखता है और इसके लिए कोलेजन सिंथेसिस को रोकना और बोन्स के ब्रेकडाउन को रोकना, जिससे कि कैल्शियम, अतिरिक्त कैल्शियम रुधिर में ना आए, और दूसरा बोन्स से आवश्यकता अनुसार रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखना, इंटेस्टाइन से कैल्शियम अवशोषण को में वृद्धि करना तथा नेफ्रॉन्स में कैल्शियम रिजॉर्प्शन को बढ़ाना और साथ ही साथ फॉस्फेट रिजॉर्प्शन को कम करना होता है, जिससे कि कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को रेगुलेट किया जा सके। अब पैराथॉर्मोन का जो स्त्रवण है वो किस प्रकार से नियंत्रित होता है, तो अन्य हार्मोन्स की भांति ये भी फीडबैक या पुनर्भरण सिद्धांत के आधार पर कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है। यदि रुधिर में ब्लड कैल्शियम का जो रुधिर में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो पैराथॉर्मोन हार्मोन में वृद्धि होती है या उसके स्त्रवण में वृद्धि होती है, और अगर रुधिर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि हो गई तो पैराथॉर्मोन के लिए सिग्नल होता है कि उसका स्त्रवण कम हो जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि पीटीएच का जो स्त्रवण है वो कैल्सिटोनिन के प्रभाव के विपरीत होता है। तो इस आधार पर ये कहा जाता है कि पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक या विरोधी हार्मोन होते हैं। अब यदि पैराथायरॉयड ग्लैंड में किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर या विकृति आ जाती है तो यदि पैराथॉर्मोन हार्मोन आवश्यकता से अधिक, जिसे हम पैराथायरॉयडिज्म कहेंगे, या आवश्यकता से कम स्त्रवित होता है, डेफिशिएंसी अगर होती है, तो क्या क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो यदि पैराथायरॉयडिज्म है, हाइपो पहले भी आपको बताया हुआ है, लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी कि आवश्यकता से कम मात्रा में यदि पैराथायरॉयड हार्मोन का स्त्रवण हो रहा है तो जो मुख्य विकार होता है उसे हम टिटेनी कहते हैं। टिटेनी का मुख्य जो कारण होता है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन की मात्रा कम हो गई है, ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा है वो नियमित या रेगुलेट नहीं हो रही है, अर्थात आवश्यकता से कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो मांसपेशियां हैं और तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनमें जो उनकी एक्साइटेबिलिटी है, उत्तेजकता होती है, एक्टिव जो होते हैं, सक्रियता होती है, उसमें कमी आ जाती है और उसके परिणाम स्वरूप अनावश्यक जो होते हैं क्रैम्प्स, ऐंठन आदि का होना बढ़ जाता है। अतः कैल्शियम की मात्रा में कमी होने से, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कमी होने से मसल्स और नर्व्स जो हैं वो अनियमित रूप से
सक्रिय हो जाती हैं, ओवर एक्साइटेबिलिटी हो गई है, जिससे कि ऐंठन और जो क्रैम्प्स होते हैं वो आने लग जाते हैं। और कभी कभी इस प्रकार के ऐंठन क्या होंगे, बहुत अधिक आने से लैरिंग्स, फेस, हाथ या पैरों में परमानेंट हो जाते हैं, यानी कि वो अकड़ जाते हैं। टिटेनी में क्या होता है कि अगर परमानेंट टिटेनी हो गई है तो शरीर जो है वो बिल्कुल धनुष के समान अकड़ जाता है। तो क्योंकि जो मसल्स हैं वो फैटीग, और जो नर्व सेल्स हैं या मसल्स हैं वो पुनः विश्रांति अवस्था में नहीं आ रही हैं, फैटीग अवस्था में नहीं आ रही हैं। तो इस प्रकार का अगर टिटेनी होता है तो क्योंकि टिटेनी माइकोबैक्टीरियम टिटेनाई जो है बैक्टीरिया से भी कॉज होता है, और अगर कैल्शियम डिपेंडेंट टिटेनी है तो इसे, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा में कमी के कारण ये डिसऑर्डर हो रहा है, इसे हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी कहते हैं। एक बार बच्चों फिर से ध्यान में रख लेना कि टिटेनी एक तो बैक्टीरिया कॉजल है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, माइकोबैक्टीरियम टिटेनाई से। और अगर दूसरा जो पेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं, विश्रांत नहीं हो रही हैं, यानी कि अकड़ जाती हैं, तो कैल्शियम की डिपेंडेंट अगर है, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है रुधिर में, तो इसे हम कहेंगे हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। और ये क्या है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का एक डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट, अगर पीटीएच आवश्यकता से अधिक, पैराथायरॉयड हार्मोन आवश्यकता से अधिक स्रावित हो रहा है, तो अधिक कैल्शियम स्रावित होने के कारण क्या होगा, बोन्स जो हैं उनमें ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं की जो एक्टिविटी होगी, जो कार्य होगा, बढ़ जाएगा, जिससे ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स या बोन सेल्स जो हैं उनका विघटन ज़्यादा होने लग जाता है, जिसके कारण कि बोन्स में कैल्शियम की कमी होने के कारण वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं, आसानी से लचीली हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, यानी कि बहुत आसानी से उनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं, या बोन्स जिसे हम कहेंगे वो फाइब्रस या रेशेदार हो जाएंगे। और इस प्रकार की कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ऑस्टाइटिस अर्थात बोन्स, फाइब्रोसा यानी कि वो बहुत रेशेदार हो गई हैं, उनका संगठन बहुत वीक हो गया है, सिस्टिका यानी कि उनमें सिस्ट या गैप आ जाता है, और अन्य जो शब्द इसके लिए हम काम में लेते हैं वह होता है ऑस्टियोपोरोसिस। पोर अर्थात छिद्र, यानी कि अस्थियों में छिद्र का निर्माण हो जाना। और इस प्रकार की जो बोन्स होती हैं वो फ्रैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अनुकूलित हो जाती हैं। अब अगेन ये अगर विकृति स्ट्रक्चरल है, पैराथायरॉयड में किसी प्रकार की एक विकृति आ गई है, अधिक हार्मोन का स्रवण हो रहा है उस कारण से, यह ऑस्टियोपोरोसिस देखा गया है कि बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में आफ्टर एज ऑफ 45 या 50 के बाद में, जब उनमें मीनोपॉज की स्थिति आ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो कैल्शियम डिपॉजिशन होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि पैराथ हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक सक्रिय हो जाता है, और एक्सेस ऑफ कैल्शियम जो है वो बोन्स से रिलीज़ होने लग जाता है। अब जैसा कि आपको बताया कि पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्सिटोनिन का प्रतिरोधी हार्मोन होता है, जैसे कि कैल्सिटोनिन का स्रवण हो रहा है थायराइड ग्रंथि से, और ये क्या करता है कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा बोन्स के निर्माण में वृद्धि करता है, अर्थात जो कैल्शियम डिपॉजिशन करता है बोन्स में, जिससे क्या होगा, रुधिर में कैल्शियम का लेवल कम हो गया, क्योंकि कैल्शियम अब रुधिर से बोन्स में जा रहा है, और इस प्रकार से ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में कम बनाए रखा। इसके विपरीतार्थक क्या हो रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन का स्रवण कर रही हैं, और ये ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा बोन्स के विघटन को
कैल्सिटोनिन बोन्स के निर्माण को और पैराथायरॉयड हार्मोन बोन्स के विघटन को प्रमोट करता है, जिससे कि यहाँ से कैल्शियम निकल के रुधिर में जाएगा, जिससे रुधिर की मात्रा बढ़ी और कैल्सिटोनिन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम करते हैं। अर्थात इस प्रकार से कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन परस्पर रुधिर में कैल्शियम के मात्रा को, अनुपात को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है, उसकी संरचना, उसके कार्य और हार्मोन्स में होने वाली विकृति का अध्ययन इस पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। डायग्राम्स को आप अच्छे से स्टडी कर लेना और नोट्स बना लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।